चलो बच्चों, हम अब अपने चैप्टर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में टोटली चैप्टर थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है हमें, है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अकाउंटिंग करते समय जिन बातों को हम ध्यान में रखते हैं वो बातें इस चैप्टर्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, करते समय हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किस किस के रूल्स को हमें सुनना है। ठीक है, यानी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं, कानूनी या लॉ जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हमें किस किस की बातों को सुनना है और किस किस की बातों को नहीं सुनना है। हम अपनी अकाउंटिंग करते समय हमारे अपने भी पर्सनल कुछ रूल्स होंगे, है ना। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशंस, है ना। ये वो रूल्स हैं जो किसी के नहीं हैं लेकिन सभी के हैं। ये क्यों? क्योंकि हम इनको मान कर चलते हैं। ये बेसिक्स रूल्स होते हैं। बेसिक्स रूल्स कैसे हैं? जैसे कोई भी अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए बेसिक रूल्स क्या होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल के बेसिक रूल क्या होंगे, है ना। मानो हमने स्कूल में एडमिशन्स लिया, तो अगर हम ये सोचने लगें कि भाई हम ड्रेस में नहीं जाएंगे, हम क्लास में नहीं जाएंगे, हम क्लास में जाएंगे तो शोर करेंगे, तो बेटा ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ तो हमें एडमिशन करते समय मान कर चलनी है कि अगर स्कूल में जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे तो चुपचाप हमें टीचर्स की बातों को सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ जाकर पिकनिक मनाएंगे क्लास में। बेसिक रूल क्या है स्कूल का? क्लास में जाकर पढ़ना, है ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना, और टाइमिंग जो होती है वो बेसिक नहीं होती, वो अल्टरनेट होती रहती है, चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से, है ना। तो बच्चों इसी तरह के अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे स्कूल के कुछ बेसिक रूल्स हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की। तो ऐसे 3 बेसिक रूल्स हैं जिनको, फंडामेंटल्स का मीन्स होता है बेसिक, है ना, अकाउंटिंग, है ना, अजम्पशन, अजम्पशन का मीन्स क्या होता है? मान लेना, यानी ये हम अज्यूम करके चलेंगे। बच्चों ये बेसिक अजम्पशन हैं जिनको हम अकाउंटिंग करते समय मान कर चलना है कि ऐसा होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, यानी अगर कुछ ना बताया हो अकाउंटिंग करते समय तो भी हम इन 3 रूल्स को मान कर चलेंगे। क्या रूल्स हैं बच्चों, है ना। पहला रूल्स गोइंग कंसर्न्ड अजम्पशन। इनको गोइंग कंसर्न्ड अजम्पशंस का मतलब क्या है? अब प्रैक्टिकली एक चीज सोचनी है इसको समझने से पहले कि बच्चों हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते समय हमारी थिंकिंग क्या होगी? हमारी थिंकिंग ये होगी कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक दिन हम इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे, है ना। आगे जाकर इसको, और सपने होते हैं हमारे, बिजनेस को वाइड करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यही तो होते हैं जनरली सभी के, हर बिजनेसमैन के माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय उसको आगे ले जाने की थिंकिंग रहती है हमेशा। क्या कभी ऐसा होता है कि बिजनेस को वो ये सोचे कि मैंने आज स्टार्ट करा, 2-4 दिन बाद बंद हो जाएगा? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अगर ऐसा है तो बिजनेस ही नहीं होता। नंबर 1, गोइंग कंसर्न्ड अजम्पशन क्या कहता है? तो ये कहता है कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा। हम स्टार्ट करते समय उसके टाइम को इनफाइनाइट मानकर चल रहे हैं, यानी ये नहीं सोच रहे कि वो 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, 1 साल बाद बंद हो जाएगा, है ना, या 5 साल बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, हम क्या मानकर चल रहे हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू रहेगा। कब तक? इनफाइनाइट पीरियड तक। पहली अजम्पशन।
तभी अच्छा बिजनेस कर पाओगे। वरना दिमाग में अगर ये सोच रहेगी ना कुछ दिन बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, तो हम बिजनेस की ग्रोथ पर कभी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों करें फिर उसके लिए, है ना। आगे जाकर मैं इसका और भी यूज़ बताऊंगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। लेकिन हमारी पहली अजम्पशन है कि बिजनेस कब तक चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक बच्चों। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशंस लिख दूं कि अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, दिस अजम्पशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, बिजनेस विल है ना, बिजनेस विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, बिजनेस विल कंटिन्यू एट इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। कब तक चलेगा? इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। यानी देयर इज नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी, है ना, क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, यानी ये क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बिजनेस जो चलेगा वो एट द इनफाइनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। हमारा कोई, है ना, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देयर इज नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी, यानी क्या करेंगे, ना तो हमारा कोई इरादा है ना ही कोई जरूरत है अपने बिजनेस को बंद करने की। वो अलग बात है कि अनसर्टेनिटी की वजह से, कैजुअलिटी की वजह से हमारा बिजनेस बंद हो जाए, लॉस में चला जाए, वो अलग बात है, वो तो हैपनिंग ऑफ इवेंट है। लेकिन हमारा इरादा क्या है कि बिजनेस को इनफाइनाइट पीरियड तक चलाना है, हमारा कोई इरादा बिजनेस को बंद करने का नहीं है। तो नोट कर लें इस डेफिनेशंस को। चलो बच्चों, क्लियर है ये। गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, है ना, हमारा कोई इरादा नहीं है बिजनेस, यानी बिजनेसमैन का कोई इंटेंशन नहीं है उसे बंद करने का, ना ही कोई प्रोग्रामिंग है कि उसे आगे हम बंद कर देंगे। हमारा इरादा तो हमेशा चलाने का है उसे। इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया मैं आगे बता दूं, अभी तो फिलहाल ये चीज़ हो सकता है आपको ना समझ में आए। जब मैंने दो चीज़ें बताई थी एसेट को, एक तो करंट पीरियड की डिफाइन करा था, या तो वो करंट एसेट होती हैं या नॉन करंट एसेट होती हैं, है ना। नॉन करंट एसेट ये कौन सी थी? 12 महीने से ज़्यादा वाली। ये कौन सी थी? 12 मंथ से कम वाली, यानी जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर दें 12 महीने से कम में, वो करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाती हैं, यानी जिनको बेच दिया जाएगा। जिन एसेटों को ये सोच कर रखा जाता है कि 12 महीने के अंदर अंदर हम उसको बेच देंगे, वो करंट एसेट होती हैं। जिन एसेटों को ये सोचा जाता है कि वो 12 महीने से ज़्यादा हमारे पास रहेंगी, उनको हम नॉन करंट की कैटेगरी में डालती है। वो इस अजम्पशन की वजह से ही आता है इफेक्ट, तभी तो हम इसको 12 महीने से ज़्यादा का समय रख रहे हैं, तभी तो हम समय की वैल्यू समझ रहे हैं। इसलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जब बिजनेस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा तो एसेट की क्लासिफिकेशन होती रहेंगी। सोच कर देखो कि बिजनेस 8 महीने बाद बंद हो जाए तो क्या करंट क्या नॉन करंट। सोच कर देखो बिजनेस 15 महीने में बंद हो जाए तो यहाँ तक तो जब हम पहली साल यानी 12 महीने का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ तो करंट और नॉन करंट रहेगा, लेकिन जब ये 3 महीने आएंगे तो यहाँ इसके करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12 महीने हो गया तो 15 महीने के लिए हमने अकाउंट बनाए तो 12 महीने का एक पीरियड हो गया, 3 महीने का एक पीरियड हो गया, तो यहाँ तो नॉन करंट और करंट कुछ रहा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये अफेक्टेड है। ध्यान रखना ये इस कहानी को। ठीक है, दूसरा आता है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी कहते हैं कि मैंने बताया कि हमें बहुत सारे लोगों की बातें सुननी है, उनके रूल्स फॉलो करने हैं। कैसे रूल्स फॉलो करने हैं? कि सर ये रूल्स करने हैं कि मैंने 2 तरह की जो वो ईयर बताई थी। कौन सी ईयर बताई थी बच्चों? एक फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर में FY करके लिख रहा हूँ। ये कौन सी थी? अप्रैल से लेकर मार्च तक, है ना। दूसरी कौन सी थी? कैलेंडर ईयर, मैं CY करके लिख रहा हूँ। ये कब थी? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब हम या तो हम इस ईयर को फॉलो कर रहे होंगे या इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो अब एक और होती है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कौन सी होती है? जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या तो इसमें कर रहे होंगे या इसको फॉलो कर रहे होंगे, तो इसमें से जो भी हम फॉलो कर रहे होंगे वो अकाउंटिंग ईयर हो सकती है ना, आइदर वन आइदर ये। ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले अप्रैल टू मार्च अकाउंट बनाए, क्या अगले साल जाकर जनवरी से बनाने शुरू कर दूंगा? या मैंने पहली बार जनवरी से दिसंबर बनाए, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा अप्रैल से मार्च के लिए कर रहा? नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमें स्पेशली नोट लिख कर देना पड़ेगा, उसकी क्लेरिफिकेशंस देनी होती है। ठीक है। यानी जब हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उन अकाउंटों को क्लोज करने पर हमें उसकी डिटेल्स देनी पड़नी है कि हम जनवरी टू दिसंबर को चेंज करके अप्रैल टू मार्च फॉलो करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ इसका एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। यानी डेप्रीसिएशन चार्ज करने के मेथड, अभी आपको नहीं पता कि डेप्रीसिएशन क्या होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आगे ऐसी आएंगी कि डेप्रीसिएशन हो या कॉन्सेप्ट हो या अदर रूल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो हम उनको फॉलो करेंगे। हमेशा जो एक बार रूल्स फॉलो किया वो हर साल फॉलो करना है। ठीक है। यानी क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट कि जैसे ये वाला रूल्स था, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि ईयर फॉलो करने का। मान लो, चलो मैं फिर भी बता दूं आपको, ये हमारी मशीनरी थी, है ना, जिसको हमने कितने रुपए का खरीदा? 1 लाख रुपए का। अब 6 महीने बाद जब मैं इस मशीनरी को यूज करूं तो वो 1 लाख की रहेगी क्या? 1 साल बाद कितने की रह गई होगी मशीन? उसकी कीमत घट जाएगी ना। मान लेते हैं 80,000 की बची हो 1 साल बाद। अब ये इसकी कीमत घट गई ना, मैंने खरीदी थी 1 लाख रुपए की, अब कितने की बची वो 1 साल बाद? 80,000 की। तो ये जो 20,000 रुपए की गिरावट आई है रेटों में, इस गिरावट को क्या कहते हैं हम? डेप्रीशिएशन कहते हैं। अब मैंने ये 20,000 का हिसाब कैसे लगाया होगा? इस डेप्रीशिएशन को 20% निकाल लिया इस पर, है ना। ठीक है। कि मैंने इसका रेट कितना निकाला कि 20% आया, यानी गिरावट कितनी आई है? 20%। मैं 25% भी कर सकता हूं। मैं देखूंगा कि मशीन की हालत क्या है, मशीन किस रेट के साथ में घिसती है, किस रेट के साथ उसकी क्वालिटी डाउन होती है, उसी रेट के साथ में मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा उसकी वैल्यू को। उस डिक्रीजिंग वैल्यू को क्या कहते हैं बच्चों? डिप्रीशिएशन कहते हैं। इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है, कंप्लीटली जब समझेंगे हम कि डेप्रीशिएशन होता क्या, सेपरेट एक चैप्टर दिया होगा डेप्रीशिएशन। ठीक है। फिलहाल बस इतना समझ लें कि मशीन के रेटों में जो गिरावट आती है उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं, और उसके जो रेट हमने अज्यूम करे वो 20% करें। ठीक है। जैसे इसके रेट होते हैं, ये परसेंटेज रेट है ना, ऐसे ही इसके मेथड भी होते हैं, मेथड भी अलग अलग होते हैं। तो यानी अगर मैंने किसी तरीके का एक मेथड फॉलो कर लिया डेप्रीशिएशन के लिए या रेट फॉलो कर लिया, तो मैं हर साल इसी रेट को फॉलो करता रहूंगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है कि जो चीज एक बार फॉलो की हर साल ऐसे ही करनी है। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। करने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में स्पेशली नोट लिख कर देने पड़ेंगे और उसका रीजन लिख कर देना पड़ेगा कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर रीजन नहीं देते हैं तो बच्चों हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो पिछले साल फॉलो कर रहा था वो इस साल फॉलो करना है। ठीक है। समझ गए ना। ये देखो, डेप्रीशिएशन को उसके चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, है ना। क्या है ये? अकाउंटिंग प्रैक्टिस, है ना।
अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस selected and adopted should be applied year after year। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, अगर एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी एक बार कोई प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड यानी एक बार सेलेक्ट कर ली या अडॉप्ट कर ली, हमने किसी प्रैक्टिस को सेलेक्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया, वो शुड बी अप्लाइड, है ना, हमेशा अप्लाई होती रहेगी ईयर आफ्टर ईयर। यानी एक साल के हमने अकाउंट बनाए तो अगली साल भी यही रूल्स फॉलो करना है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस साल आकर ये कहूँ कि जो ये रूल्स मैंने फॉलो करा था सर, जो ये वाला लिख कर देने की जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन अगर चेंज करेंगे तो बताना पड़ेगा, तो नोट में लिख कर देना पड़ेगा, उसकी क्लेरिफिकेशन देनी होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, बुक की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी बड़ी हुई हैं, तो ये सिंपल डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, कॉपी कर लेना। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो गई है, कंसिस्टेंसी, है ना, गोइंग कंसर्न का मतलब कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हम ये मानकर चलते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो एक साल फॉलो करी है वही अगले साल फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी अजम्पशन आती है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, समझ लें पहले एक्रूअल बेसिस को क्या कहता है। एक्रूअल बेसिस अजम्पशन कहती है कि मानकर चलो हमने 12 महीने का एक टाइम पीरियड डिसाइड करा जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, 12 महीने के अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एम्प्लॉई है, हमने उसको सैलरी, उसकी जो सैलरी देते हैं हर महीने 10,000 रुपये देते हैं उसको। अब उसने एक साल तक हमारे पास काम किया। ठीक है बच्चों, तो कितने रुपए की सैलरी बनी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 1,20,000 की सैलरी उसको बनती है। लेकिन हमने उसको दिए कितने हैं, अभी हमने उसको या तो 90,000 पेड करे हैं, ठीक है, या हमने ज़्यादा दे दिए ये लोग। ठीक है बच्चों, भाई या तो हमने उसको कम दे दिए होंगे या ज़्यादा दे दिए। ठीक है, पूरे दे दिए होंगे तो कोई बात नहीं है। अब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इन 12 महीने के जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी कितनी दिखाएं, सैलरी जितनी उसकी एक्चुअल में बनती थी वो दिखाएं या जितने उसको पेड करे थे ये दिखाएं। मैं 15,000 का एग्जांपल हटा देता हूँ, ये लोग हमने पेड करे उसको 90,000, तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी कितनी दिखाएंगे, सैलरी दिखाएंगे कि पेड तो करे 90,000, पेड तो करे हैं 90,000 और देने बाकी कितने हैं अभी 30,000, यानी टोटल 1,20,000 उसकी सैलरी बनी। इस सैलरी को मैंने क्या बताया था अभी, इससे पहले एग्जाम्पल में बताया होगा, ये सैलरी क्या है, देनी बाकी है, ये हमने सैलरी दे चुके हैं। इस सैलरी को कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी इस सैलरी को हम लायबिलिटी मानकर चलेंगे। लायबिलिटी का मतलब ये वो जिम्मेदारी है जो हमें देनी है। भाई देखो उसने हमारे पास 12 महीने काम करा, हमने उसको 90,000 दे दिए, क्या 30,000 देने नहीं है, देने हैं ना उसे, तो देने का मतलब हमारे पास 30,000 की जिम्मेदारी है। हम कितनी मानकर चल रहे हैं कि 30,000 अभी उसे देने। टोटल खर्चा कितना दिखाएंगे, टोटल एक्सपेंस कितना दिखाएंगे 1,20,000 का। तो एक्रूअल बेसिस अजम्पशन कहती है, एक्रूअल बेसिस का मतलब ड्यू बेसिस, ड्यू कितना हुआ, सैलरी बनी कितनी, कितना ड्यू हुआ 120 हुआ। तो हम जो ये आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, भाई एक तरफ मैंने 90,000 दिया था, मैं दूसरी तरफ ये लो 1.5 लाख वाला कर लेता हूँ, तो क्या करते हैं हमने उसको पेड तो करे 90,000, है ना, लेकिन उसमें से 30,000 एडवांस है, उसको माइनस कर देंगे, तो हम सैलरी कितनी दिखाएंगे 1,20 ही दिखाएंगे। ये लो मैंने एडवांस को घटा दिया, यानी अगर सैलरी नहीं दी है तो उसको ऐड कर दो, ये लो प्लस कर दिया, अगर एडवांस में दे दी है तो उसे माइनस कर दो। मैंने दिखाई दोनों जगह 1,20 ही है।
तो ये क्या है, देनी बाकी है, ये एडवांस है। तो ये जो एडवांस और देनी बाकी आती है वो किस अजम्पशन की वजह से आती है, एक्रूअल बेसिस की वजह से। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक के एग्जांपल को समझ लें बिल्कुल। चलो अब ये देखो बच्चों, मैं इन दोनों को तो कॉपी कर लिया होगा, मैं इसकी बातें करता हूं। इसकी डेफिनेशंस क्या कहती है, मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, देखो अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यानी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मैंने बताया इवेंट और ट्रांजैक्शन। सेल करी तो सेल क्या है, इवेंट। गुड्स गया, कैश आया, गुड्स गया और कैश आया, जब भी तो बेचते हैं हम, तो ये क्या है, ये ट्रांजैक्शंस हैं। गुड्स गया ट्रांजैक्शन, कैश आया ये भी ट्रांजैक्शन। तो ये जो सैलरी हम दे रहे हैं ये क्या है, ये भी तो ट्रांजैक्शंस ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग, एक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, सॉरी है ना, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, इससे पहले लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, है ना, ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डिंग एट द टाइम, या at the time of transaction is recorded in the books of account, है ना। when it's entered, है ना, जब उसकी घटना हो गई, सैलरी बन गई उस पर 1/20, तो ही हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। आगे क्या कहता है देख लेते हैं इसको। व्हेन इट एंटर्ड इनटू, एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक ए प्लेस, एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक ए प्लेस, यानी क्या कहता है, देखो डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तब नहीं जब सेटलमेंट हो, हमने उसका हिसाब कब करना है, अभी तो 90,000 का करा है, 30,000 का करना बाकी है, यानी उसका सेटलमेंट अभी हुआ नहीं है, 30,000 का सेटलमेंट अभी हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं कि तब रिकॉर्ड मत करो, तब सेटलमेंट हो, जब भी ये घटना हो जाए, ये 12/1/20 बन गए दे दो, अभी हमने इसका इतना सेटलमेंट किया है, ये बाकी है, तो हम उसके सेटलमेंट के भरोसे नहीं रहेंगे कि जब सेटलमेंट होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। भाई सेटलमेंट की ऑब्लिगेशन तो बन गई, सैलरी बन तो गई उसकी, टोटल सेटलमेंट की ऑब्लिगेशन कितनी है 120, अभी हमने सेटलमेंट 90,000 करा है, तो क्या मैं इतना ही लिखूं क्या, नॉट सेटलमेंट बेसिस, है ना, सेटलमेंट के हिसाब से नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बेसिक अजम्पशन थी 3 को, जिनको हम मानकर चलते हैं, इनको कॉपी कर लेना।